चलो आप शुरू करें। हाँ जेपी मैं देख लेती हूं। नेक्स्ट सुनो। अ ब्रिज वॉज बिल्ट, बेटा ओवर द रिवर भी हो सकता था और अक्रॉस भी हो सकता था। क्यों? देखो ये रिवर है और रिवर के ऊपर से ऐसे ब्रिज जाएगा तो ओवर द रिवर हो गया। लेकिन मान लो मैंने जो सेकेंड सेंटेंस में कहा है जॉइनिंग द टू विलेजेस, इस विलेज को इस विलेज से ज्वाइन करने के लिए रिवर बनेगा। तो सोचो ये रिवर है, यहां विलेज है, यहां विलेज है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए बनेगा, तब तो ज्यादा अच्छा वर्ड अक्रॉस होगा ना, है ना, इस पार से उस पार पहुंचाने के लिए अक्रॉस। अब ये टनल क्या है? टनल का मतलब हो गया सुरंग। इस सुरंग से होकर अगर कोई ट्रेन गुजर रही है तो थ्रू ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, है ना। अब वही तो सेम चीज है कि डेंस फॉरेस्ट, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एकदम फॉरेस्ट घना फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के अंदर से होके वो लड़का गुजर रहा है, तो ही रैन थ्रू द फॉरेस्ट, चलेगा। डेंस मतलब घना। टू हिज विलेज दैट वॉज सिचुएटेड, कहां भाई? यानी कि इस पार से उस पार जा रहा है। क्यों? क्योंकि दैट वॉज सिचुएटेड अक्रॉस द फॉरेस्ट हो सकता है ना, नियर द फॉरेस्ट हो सकता था, के बगल में, तो बिसाइड द फॉरेस्ट हो सकता था, है ना। ही रैन थ्रू द डेंस फॉरेस्ट टू हिज विलेज दैट वॉज सिचुएटेड अक्रॉस द फॉरेस्ट, देख लो, है ना। अब मैं कह रही हूं गाड़ी के अंदर सोया है, स्लेप्ट इन द कार, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं मैं कार से आई हूं, मैं बस से आई हूं, ठीक है ना। यस रंजन ठीक है, वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप, ठीक है। बस से आई हूं, फ्लाइट से आई हूं, यानी एयर लिख दिया या फ्लाइट लिख दिया। कार से आई हूं नहीं तो रोड लिख दिया, रोड से, तो आई केम बाय कार, बाय रोड, बाय एयर, बाय बस। यानी याद रखना क्या कि हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं प्लस व्हीकल बताने के लिए कि आप मोड क्या है, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, ये बताने के लिए बाय का प्रयोग हम करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने के लिए, ठीक है। 16 में ही रैन बिहाइंड द डेंस फॉरेस्ट कैसे होगा? अच्छा, सिचुएटेड बिहाइंड द फॉरेस्ट वो तो चलेगा, ठीक है। अरे आप फॉरेस्ट को रन थ्रू द फॉरेस्ट, तो अगर फॉरेस्ट के अंदर ही आपका है विलेज तो फिर थ्रू क्यों जाओगे, उसके अक्रॉस क्यों जाओगे, ठीक है। आई केम कैसे? पैदल। बेटा पैदल के लिए वर्ड है ऑन फुट और पैदल के लिए वर्ड ऑन शैंक्स पॉनी भी है। अब शैंक्स पॉनी क्या है, ध्यान से सुनना। पॉनी का मतलब बेटा होता है घोड़े का बच्चा, और शांक का मतलब जानते हो क्या है? आपका पैर में घुटने के नीचे जो भाग है ना, पीछे से जो मांस वाला भाग है, उसको शांक कहते हैं। तो कहते हैं शैंक्स पॉनी। शैंक्स पॉनी का मतलब ये सेम मीनिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, जिसका मतलब है ऑन फुट, मीनिंग सेम है। अच्छा, अब आई केम, भाई स्कूटर और बाइक के अंदर नहीं बैठते हो, उसके ऊपर बैठते हो, ऑन बाइक। अब देखना ध्यान से, सुनो ध्यान से, 18 का और 20 का, जिस चीज के ऊपर चढ़ के बैठते हो ऑन, जिस चीज के अंदर बैठते हो बाई, ठीक है ना। बाई एयर, बाई बस, बाई फ्लाइट, लेकिन ऑन बाइक एंड ऑन बाईसाइकिल, यस सबके लिए बाई आता है उसमें। अब देखो ये ट्री है या नेस्ट है, उसमें पंछी रहते हैं। जैसे यू लिव इन दिल्ली, तो भाई उनके लिए भी तो यही है ना, जैसे आपके लिए दिल्ली है ना। तो बर्ड्स लिव इन ट्रीज एंड बर्ड्स लिव इन नेस्ट, ठीक है। और यमुना के तट पर दिल्ली है, ऑन द बैंक ऑफ यमुना। देखो अब पूछो अलोंग कार क्या होता है जैता? ये तो बिल्कुल रॉन्ग वर्ड है। आई केम बाई कार होता है। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज थोड़ी होता है बेटा। अब ये थोड़ी कि ट्री ऐसा है और ट्री के ऊपर चढ़ के बैठेगा, ऐसा थोड़ी है ना। लिव इन ट्रीज होगा।
पॉनीटेल तो जो आप चोटी बनाते हो ना पीछे ऐसे खाली, वो पॉनीटेल कहलाता है। क्यों पता है ना, समझ में आया? और क्यों? क्योंकि वो छोटा सा जो घोड़े का बच्चा होता है ना, उसका भी टेल वैसे ही रहता है जैसे आप अपने सर पे बना लेते हैं। ऑन टू नहीं लिख सकते 20 में। आई केम ऑन टू बाय क्यों होगा बेटा? अब ऊपर थोड़ी जंप मार के छत से उसमें बैठे हो। वेयर डू कहोगे हेमंत, वेयर डू, ठीक है ना? अच्छा, एक नहीं है, बहुत सारे होंगे तब वेयर डू बर्ड्स लिव कहोगे। बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स। नंबर 16 नंबर मैंने ये कहा बेटा, इससे समझो, इसको ध्यान से, इसको ऐसे समझना। ये लड़का यहां खड़ा है, इसका घर यानी कि इसका जो विलेज है वो इधर है, और वो ये घना सा जंगल है जिससे थ्रू गुजरेगा वो। इस घना दिखाते हुए डेंस फॉरेस्ट लिखा है मैंने कहा ही रैन थ्रू द फॉरेस्ट टू रीच हिज विलेज दैट वॉज कहां पे? अक्रॉस द जंगल। ये अक्रॉस द फॉरेस्ट यानी उस पार। दैट वॉज नियर द फॉरेस्ट भी चलता, दैट वॉज बिसाइड द फॉरेस्ट भी चलता, है ना? ठीक है। और 15 द ट्रेन पास्ट। आपको महसूस नहीं हो रहा है? ऐसे ही तो टनल होता है, ऐसे ही घना जंगल होता है, उसके इधर से पार उधर निकलना तो थ्रू। चलो नेक्स्ट करो। ही रैन इनटू द रूम चलेगा। प्रीति क्या डाउट है? बोर्ड के साथ ऑन नहीं आता है बेटा, मैं अभी बता रही हूं, रुको। चलो शुरू करें। चलो आ जाओ। द रिवर्स आर फ्लोइंग डैश द डेंजर लेवल। याद करो, मैंने कहा था कोई भी मार्क हो या स्टैंडर्ड हो या लेवल हो, उसके ऊपर एवर्ब, उसके नीचे बिलो। इनसेसेंट रेन क्या है? इनसेसेंट का मतलब है लगातार। अगर लगातार बारिश होगा तो इसके ऊपर बहेगा ना,
तो अबव द डेंजर लेवल होगा ना। और द स्नेक इज हाइडिंग डैश द ब्रिक, आपको महसूस नहीं हो रहा जैसे ऐसे ब्रिक रखा हुआ है और इसके नीचे घुस के वो छिपेगा सांप, इसके नीचे घुस के छिपा होगा, यानी कि किसी चीज के नीचे दबा हुआ सा महसूस हो रहा है ना, तो बीनीथ या अंडरनीथ होता है। अब 25 और 26 समझने के लिए एक नया कंसेप्ट पहले समझना। बेटा मैं जानती हूं द ट्रेन इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8, और जानते हो इंग्लिश में क्या मतलब इसका विपुल? इसका मतलब है प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गई ट्रेन। ठीक है ना, क्लियर? सुधांशु हम लोग कर रहे हैं प्रपोजिशन। अब आप 25 और 26 ध्यान से देखना। ये इंडिया है अगर, और इंडिया के अंदर ही साउथ में है, तो इन द साउथ ऑफ इंडिया होगा। लेकिन इंडिया के बाहर है और साउथ में है, तो टू द साउथ ऑफ इंडिया होगा। आप देखो इंदिरा पॉइंट इंडिया के अंदर ही है, साउथ में, तो इन द साउथ ऑफ इंडिया है। अगर मैं इसी को नॉर्थ कश्मीर कहूंगी तो इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, और अगर मैं चाइना कहूंगी तो टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। समझ में आया? और श्रीलंका साउथ के तरफ है भाई, टू द साउथ ऑफ इंडिया। समझ में आया कंसेप्ट? नहीं, ऑन बस ऑन ट्रेन नहीं होता है विकास, बाय बस बाय ट्रेन होता है। यस, इंसेसेंट का मतलब है लगातार, बिना रुके, दैट इज एंडलेस। ठीक है। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, मैंने कहा था ना टेक लगाकर, उस लड़के का फोटो नहीं था अलमारी के टेक लगाकर, तो डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, क्लियर? बिहाइंड द ब्रिक चलेगा, 24 में भी चलेगा। द ट्रेन इज एट प्लेटफॉर्म नंबर 8, ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8 बोल दोगे लगेगा प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गई है वो। ठीक है। आई एम कहां हो? एट होम, घर पे हूं। लेकिन ऑफिस, इन माई ऑफिस। बेटा ये फिक्स्ड है, छोटी चीजें हैं लेकिन याद रखना। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं ऑफिस में हूं, आई एम इन माई ऑफिस। ही क्लाइम्ड क्या? अप द ट्री, और पेड़ से नीचे उतरेगा ना तो ही क्लाइम्ड डाउन द ट्री, दोनों चलेगा। क्लाइम अप एंड क्लाइम डाउन दोनों चलेगा। ठीक है। एक सेकेंड बेटा। नेक्स्ट आओ, डोंट पार्क योर कार, मेरे गेट के सामने मत खड़े करना, इन फ्रंट ऑफ माई गेट, घर के सामने। ध्यान रखना, एकदम सामने कोई चीज खड़ा सा महसूस हो तो इन फ्रंट ऑफ। ही क्लाइंड कहां? भाई पेड़ पे चढ़ा, लेकिन पेड़ के इस ब्रांच तक, इस ब्रांच तक, अप टू दैट ब्रांच ऑफ द ट्री। लेकिन पुलिस ने उसे कोर्ट के सामने पेश किया, प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द कोर्ट। द पुलिस प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द कोर्ट। नहीं आशीष, कुछ लोग कहते हैं मैम क्लाइम का मीनिंग तो चढ़ना होता है। बेटा क्लाइम का मीनिंग चढ़ना नहीं होता है। चढ़ना वर्ड इसलिए हिंदी में दिया है क्योंकि उसका कोई हिंदी में वर्ड ही नहीं है। क्लाइम का मतलब ये होता है, पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ही इज क्लाइंबिंग अप द माउंटेन। पहाड़ से नीचे उतर रहे हो, आई एम क्लाइंबिंग डाउन द माउंटेन। समझ में आया? अब क्लाइम जब भी मैं बोलूं तो आपको ऐसे महसूस होना चाहिए और ऐसे महसूस होना चाहिए। समझ में आ गया? कुलदीप आपके लिए भी देख लो। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट पेज में आइए। 26 नंबर फिर से क्या हुआ यार? 26 में ऐसा क्या था? श्रीलंका मैंने बताया अंदर है तो इन, श्रीलंका बाहर है तो टू, चाइना बाहर है तो टू, कश्मीर अंदर है इंडिया के तो इन। अंदर यानी क्या कहा मैंने? भारत में साउथ के तरफ है, अब भारत के साउथ के तरफ है। ठीक है, ये है। क्लियर?
और बेटा ये तो अभी शुरू हुआ है, अब इतना हड़बड़ किस बात का? नहीं, इन फ्रंट ऑफ नहीं आएगा उसमें। रुक जाओ, ध्यान से 1 मिनट सुनो, ध्यान से देखना। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं। बेटा जब भी आप किसी चीज को सामने देखते हो ना, तो इन फ्रंट ऑफ यानी कि एकदम एज इट इज आपको सामने खड़ा महसूस हो रहा है। लेकिन कोर्ट में जाके जज के सामने खड़ा नहीं होना पड़ता है, बस पेश हो गए ना, ठीक है ना। इसका मतलब आजकल कैसे पेश हो रहे हैं लोग आजकल तो ऑनलाइन पेश हो रहे हैं, जाके सामने थोड़ी खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि खाली समक्ष की बात करोगे तो बिफोर आएगा। ध्यान रखना, इन फ्रंट ऑफ आपको के सामने महसूस होना चाहिए, जैसे आईने के सामने इन फ्रंट ऑफ, कोर्ट के सामने, सरकार के समक्ष हमने एक मुद्दा पेश किया, तो यहां पर जो बिफोर होता है ना, समक्ष होता है। यानी एकदम जाके सामने खड़े होने की बात नहीं है। आप तो दरवाजे पास भी खड़े हो गए, कोर्ट ने देख लिया आपको, यानी जज ने देख लिया, हो गई आपका अटेंडेंस लग गया, है ना। मिली अभी तो कुछ नहीं है, फिक्स प्रपोजिशन आने वाला है। अभी तो ये सब बहुत इतनी छोटी चीजें हैं कि ये स्पोकन में भी पढ़ाती हूं मैं। ये सब तो स्पोकन के पोर्शंस हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। हो गया, चलो देखो ध्यान से। अब द प्रोटेस्टर्स असेंबल्ड, असेंबल मतलब होता है इकट्ठा होना, असेंबल एंड मार्च डैश द रेलवे स्टेशन। भाई मार्च डैश द रेलवे स्टेशन टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन हो जाएगा, या टू द रेलवे स्टेशन भी हो सकता था, है ना। अगर अब वो रेलवे स्टेशन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं हमें नहीं पता, वो रेलवे स्टेशन के तरफ गए हैं ये हम जानते हैं, ठीक है। यू आर, अब ध्यान से सुनना, ये सब जो है ना ये फिक्स्ड है, जो फ्रेजेस में आते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट कहते हैं ना। एंटर के साथ इनटू मत लगा देना। अब सुनो ध्यान से, यहां पे क्या पढ़ा रही हूं मैं, किसी चीज के अंदर आना इज इनटू, लेकिन बेटा एंटर का मतलब क्या होता है? एंटर का मतलब ये होता है अंदर आना। अब अंदर आना के साथ अगर इनटू लगा दोगे तो सुपरफ्लोअस नहीं हो जाएगा, है ना। इसलिए एंटर के साथ इनटू मत लगा देना जब हॉल, रूम, इन सब की बात होती है तो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, दे एंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट, दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। यहां चलेगा भाई, यहां नहीं चला तो यहां कैसे चल गया? बेटा यहां अंदर आने की बात नहीं हो रही है, यहां पे किसी तरह के समझौते में शामिल होने की बात हो रही है। किसी तरह का एक साझा सरकार जैसा कोई अलायंस बन रहा है, साझा उनका एक बन रहा है गुट, उसमें जाने की बात हो रही है। यानी यहां पे
एग्रीमेंट, पैक्ट, अलायंस, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। आर्ग्यूमेंट इनके साथ इनटू चलेगा, ठीक है। एंटर के साथ इनटू चलता है, देख लिया, क्लियर। नेक्स्ट आओ, एंटर के साथ इनटू नहीं चला है तो एंट्री के साथ भी नहीं होना चाहिए बेटा। मैं आपको हमेशा समझाती हूं, प्रेपोजिशन में एक चीज गांठ बांध के रख लो, क्या कि आपका जो वर्ब है ना और नाउन है, इस पार्ट ऑफ स्पीच पे भी डिपेंड करता है कि प्रेपोजिशन क्या आएगा, ठीक है ना। पार्ट ऑफ स्पीच पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए एंट्री क्योंकि नाउन है, इसलिए इनके साथ इनटू लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये है कि अगर एंटर का मतलब अंदर आना है तो इनटू नहीं चलेगा, लेकिन यही एंटर का हमने पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करके एंट्री लगा दिया तो इनटू चलेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंटर, यस, एंटर मीन्स कम इनटू। अब 40 और हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो 40 और 41 है, 40 और 41 है, ये यहां पे से मैं हटाऊंगी, अगला शीट में मैं यहां से हटा दूंगी। उसका रीजन मैं बताती हूं क्यों, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन, ठीक है, ये यहां से हटेगा क्योंकि फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। और फ्रेजल वर्ब क्या होता है ये जान लो अच्छी तरह से। फ्रेजल वर्ब का मतलब है जब वर्ब किसी के साथ मिल के मीनिंग चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। मतलब जान लेना क्या होता है। गो का मतलब जाना, लेकिन गो के साथ प्रेपोजिशन थ्रू लगाना, तो बोलोगे थ्रू का मतलब मैम हमने तो पढ़ा है किसी चीज से होके गुजरना, लेकिन गो थ्रू का मतलब कुछ नहीं है। गो थ्रू का मतलब ना थ्रू है ना गो है, इसका मतलब है टू रीड केयरफुली। यानी इसको शादी के बाद की आपकी हालत होती है, ना आप वो रहते हो ना आपकी वाइफ वो रहती है, दोनों मिलके बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हो, है ना। तो वही बात, वही चीज इसमें। कल क्लास कितने बजे है? कल क्लास बेटा आप लोगों का टेस्ट पेपर डिस्कशन 7 बजे, ठीक है। उसी की तरह सी का मतलब देखना, लेकिन सी थ्रू का मतलब होता है भांप जाना या समझ जाना। सी थ्रू का मतलब होता है भांप जाना या समझ जाना। सी थ्रू का मतलब टू अंडरस्टैंड। इसको मैं यहां से हटा दूंगी क्योंकि इस समय तक जानते हो क्या था, नहीं करने की जरूरत है विजय आपको, इसको नोट डाउन। द रीजन इज, ये मैं आपको यहां से इसलिए हटाऊंगी क्योंकि अभी तक हम प्रेपोजिशन के साथ ही फ्रेजल वर्ब पढ़ाते थे, लेकिन जब आपका ये पीपीटी बनना शुरू हुआ तो मुझे महसूस हो रहा है कि मैं प्रेपोजिशन में आपको 4 भाग दूंगी। एक तो ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, दूसरा आपको फिक्स प्रेपोजिशन दूंगी, ठीक है, तीसरा आपको फ्रेजल वर्ब अलग कर दूंगी, और चौथा आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में प्रेपोजिशन अलग कर दूंगी। चारों अलग अलग हो जाएगा। 39 मैंने कहा बेटा एंट्री हो गया। एंट्री का मतलब नाउन फॉर्म है, इसके साथ इनटू आएगा। अब बोलोगे मैम क्यों आएगा, तो मैं नहीं बता सकती हूं, कैसे बताऊं आपको। द रीजन इज, मैंने कहा एंटर के साथ इनटू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एंटर का मतलब ही अंदर आना हुआ, तो कहोगे एंट्री का मतलब ही तो वही हुआ। बेटा एंट्री का मतलब प्रवेश होता है, ठीक है ना, क्लियर। वॉट इज द टाइम, अब ये भी फिक्स प्रेपोजिशन वाला केस है। बाय योर वॉच, ठीक है। बर्ड्स लिव, अब देखो ये सारा फ्रेजल वर्ब वाला है भाई, इसीलिए मैं कहूंगी इसको भी छोड़ दो आप। ये फिक्स प्रेपोजिशन है, उसके बाद 40, 41, 43, 44 ये सारा फ्रेजल वर्ब वाले हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये प्रेपोजिशनल फ्रेज वाला है, इसीलिए इतना भी आप छोड़ के चलो क्योंकि इसको मैं अलग से देने वाली हूं और इसको अलग से उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। एंट्री इज नाउन बेटा, हाँ एंट्री नाउन है, एंटर वर्ब है, ठीक है।
इसको अलग करके चलो। 43, 44 मैं छोड़ के चल रही हूं। चलो आगे चलो। इसमें भी आप 45 छोड़ के चलोगे। 45 जो है ना, ये भी आपको कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन का भाग है, बाकी देख लो। चलो शुरू करें। आई एम, ये 45 छोड़ के चलना बेटा, 45 अलग से समझाना पड़ेगा मुझे। अब सुनो, शी इज बेटर। सबसे पहले जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं दैन आता है, लेकिन अगर आई ओ आर में एडजेक्टिव खत्म होता है तो हम पढ़ चुके हैं टू आता है ना। लेकिन अगर दो अलग अलग एडजेक्टिव्स लगाने हैं तो भाई सीनियर के साथ टू आता है और बेटर के साथ दैन आता है, आपको दोनों लगाना पड़ेगा। मतलब अगर हमें दो प्रेपोजिशन की जरूरत मिले, अभी रुक जा बेटा, ऐड का मतलब पढ़ाया ही नहीं मैंने आपको। अगर हमें दो प्रेपोजिशन की जरूरत पड़े तो आपको दोनों प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, हम एक प्रेपोजिशन से काम नहीं चला सकते, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। 50 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड। बेटा ऑन बोर्ड एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सवार, और एवर बोर्ड एक मतलब होता है जिसका मतलब होता है ऑनेस्ट। ये दोनों भी आपको मीनिंग में देखना पड़ेगा, 49 और 50 भी, ठीक है। एवर बोर्ड मतलब ऑनेस्ट एंड ऑन बोर्ड का मतलब उस पर सवार। क्लियर? चलो ये आपका, ये छोड़ दो भी, ये होम वाला जो है बहुत कंफ्यूजिंग पोर्शन है जो मैं पढ़ाऊंगी आपको, अच्छे से पढ़ाऊंगी। अब आओ प्रेपोजिशन विथ प्लेस, आ जाओ, पहले इसको देखो। बेटा ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है? ऑन बोर्ड का मतलब सवार होता है, वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ है। ही बोर्डेड द बस नहीं है, ठीक है, बोर्डेड ऑन द बस नहीं है। सी इन दिल्ली, इफ आई से कहां रहते हो, आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन इंडिया, है ना, लेकिन कहोगे आई एम तो फ्रॉम इंडिया, वो अलग चीज है यार। कहां से हूं, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम दिल्ली, वो अलग चीज है। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया, यानी कि थोड़ा सा आपको इसके सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, है ना। अगर वही मैं कहूं कि सबर्ब्स क्या है, सब अर्बन। सब अर्बन का मतलब होता है जैसे दिल्ली में पहले ये गुड़गांव नोएडा जो सब अर्बन एरियाज थे, लेकिन अब तो ये फुल फ्लैश सिटी में डेवलप हो गए, है ना। तो इसीलिए सबर्ब का मतलब क्या होता है, यानी कि जो अर्बन है, अर्बन मतलब शहरी इलाका, उसके थोड़ा बाहर जो है ना उसको सबर्ब कहते हैं। अगर मैं कहूं आई लिव इन द सबर्ब्स, ठीक है।
Then in the desert, snakes are found in the desert.